नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास पढ़ाई में। तो आज हम आ गए हैं पार्ट 2 पे इस चैप्टर के मेसोपोटामिया के वाले चैप्टर के। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। मतलब इस पूरे टॉपिक का मतलब ये है कि मेसोपोटामिया में सामान जो था, ट्रेड जो होता था या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो होता था, उसका साधन क्या था, किस चीज के जरिए सामान को कहीं से मंगाया जाता था या फिर कहीं पे भेजा जाता था। हम इस टॉपिक में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी और किन चीजों को की बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन था वहां पे। तो ये बात हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मेसोपोटामिया में बहुत ज्यादा अच्छा था और एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता था मेसोपोटामिया। एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, मीट हो गया और वुलन क्लॉथ जितने हो गए वो सब हो गए। तो इन सब का अच्छा प्रोडक्शन करता था मेसोपोटामिया। और किस चीज की डेफिशिएंसी थी मेसोपोटामिया में? तो मेसोपोटामिया में जो लकड़ियां पाई जाती थी ना, वो अच्छे क्वालिटी की नहीं होती थी। मतलब उससे अच्छे अच्छे शिप्स नहीं बनाए जा सकते थे। उससे और जो सामान होते हैं लकड़ियों के, वो अच्छे से नहीं बनाए जा सकते थे। शिप्स जो बनाई जाती थी मेसोपोटामिया में प्रेजेंट लकड़ियों की, उससे अच्छे से शिप का जो हैंडलिंग था वो अच्छे से नहीं हो पाता था। इसीलिए वो लकड़ियां कुछ काम की थी नहीं। ठीक है, तो मेसोपोटामिया बाहरी देशों से लकड़ियां मंगाता था अपनी देशों में। और क्या चीज मंगाता था? तो मेसोपोटामिया में हमने जाना था वो वारखा हेड में, कि वहां पे बहुत मूल्यवान पत्थरों की बहुत ज्यादा कमी थी, जैसे कि पर्ल हो गया, लेपिस लजूली हो गया, बिट्यूमिनस हो गया। तो इन सब की बहुत ज्यादा कमी थी। और किन चीजों की कमी थी? और कमी थी गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, ब्रॉन्ज की। इन सब चीजों की, मतलब जो धातु होते हैं ना, उनकी बहुत ज्यादा कमी थी मेसोपोटामिया में। बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे मेसोपोटामिया में ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें वो बाहरी देशों से, बाहरी देश कौन कौन से थे? तर्किश जितने देश हो गए और इराक जो हो, ईरान जो हो गया, इन सारे देशों से, बाहरी देशों से मंगाता था चीजें। तो कैसे मंगाता था, अब इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो शुरुआत में मेसोपोटामिया में जानवरों का प्रयोग किया जाता था चीजों का आदान प्रदान करने के लिए। मान लीजिए सिटीज में आ गया, ठीक है, तो उसके बाद आगे कैसे उसको भेजें? तो पहले जानवरों का प्रयोग किया जाता, जानवरों के ऊपर लाद दिया जाता था सामान को और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता था सामानों का। या फिर बुलक, जो बैलगाड़ी होती है, उसके ऊपर सामानों का आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन इन लोगों ने देखा कि हमारे जो मेसोपोटामिया में है उसमें इतना अच्छा कैनाल सिस्टम है, मतलब रिवर है, दो रिवर है, यूफ्रेट है, तिग्रिस है, जो हमारे बीच में से निकलती है। और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हमारे हर एक पार्ट से गुजरती है, हर एक सिटी, इंपॉर्टेंट सिटी से गुजरती है। तो क्यों ना हम पानी से चीजों का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें, या फिर अपनी सिटीज के बीच में भी जो ट्रांसपोर्ट है वो पानी के द्वारा करें। तो इन लोगों ने क्या किया, उसके बाद इन लोगों ने वाटर सिस्टम, मतलब कैनाल सिस्टम से चीजों का ट्रांसपोर्ट करना या फिर चीजों का आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। बाहरी देशों के साथ भी बहुत अच्छा नेटवर्क था यूफ्रेट नदी का और तिग्रिस नदी का। और ये जो यहाँ पे जो जितनी भी सिटीज मौजूद थी, जैसे बेबीलोनिया हो गया, मारी हो गया, उरुक हो गया, उर हो गया, तो ये सारी जगह जो थी वो एक चेन में अटैच्ड थी जो कि रिवर्स से मिलती थी। तो हर एक जगह पे रिवर्स के द्वारा पहुंचा जा सकता था। तो इन लोगों ने वाटर सिस्टम का यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि ये जो वाटर के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन था चीजों का, तो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता था एज कंपेयर टू एनिमल्स के द्वारा करना। कैसे सस्ता पड़ता था, अब आप ये पूछेंगे। तो एनिमल्स के द्वारा जब ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था तो उसमें एनिमल को खाना खिलाने की भी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि अगर खाना नहीं खाएगा तो सामान का आदान प्रदान कैसे करेगा, मतलब चल ही नहीं पाएगा वो। तो इसलिए जो खाना खिलाने में जो कॉस्ट जाती थी ना, वो बहुत ज्यादा चली जाती थी। और एज कंपेयर टू वाटर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कंपैरिजन में, और ये जो था वो थोड़ा तेज भी था एज कंपेयर टू एनिमल्स में, क्योंकि एनिमल्स को दिन लग जाते थे, कईयों दिन, कईयों हफ्ते लग जाते थे चीजों को एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचाने में। तो इससे क्या हुआ, वाटर सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आने से चीजों का आदान प्रदान जो था वो बहुत तेज स्पीड में भी होने लग गया, क्योंकि वाटर का जो
वाटर में जो लहरें उठती हैं वो शिप को आगे की तरफ धकेलती है, तो इसमें कोई फ्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ती थी उस टाइम पे। तो ये जो था वाटर के द्वारा चीजों का ट्रांसपोर्टेशन, वो एज कंपेयर टू एनिमल्स सस्ता पड़ने लग गया। इसीलिए मूवमेंट जो ऑफ गुड्स जो था वो वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा किया जाता था। और इससे आप जान सकते कितनी इंपॉर्टेंस थी यूफ्रेट्स और तिग्रिस नदी की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लिए। तो अब पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो राइटिंग की शुरुआत जो हुई थी ना मेसोपोटामिया में, वो 3200 बीसी के अप्रॉक्स में हुई थी। ठीक है, क्योंकि जो पहला रिटन टैबलेट पाया गया है वो इसी टाइम का पाया गया, 3200 बीसी पुराना पाया गया है हमें मेसोपोटामिया से। ठीक है, तो हम ऐसा अप्रॉक्स कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि 3200 बीसी में राइटिंग की शुरुआत हुई थी मेसोपोटामिया में। तो ये लोग लिखते कैसे थे? ये लोग साइन का प्रयोग करते थे। साइन मतलब अगर किसी ने किसी को 10 किलो गेहूं बेचा है तो वो गेहूं का साइन बना देगा और उसके आगे 10 किलो लिख देगा। ऐसे ये लोग साइन का प्रयोग करके किसी भी चीज को लिखते थे। किसके ऊपर? टैबलेट्स के ऊपर। तो अब टैबलेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि टैबलेट्स किस चीज का नाम है। तो ये लोग जब गीली मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी को एक कंटेनर में डालते थे। ठीक है, क्यूबिकल शेप के एक ढांचे में डालते थे, जिससे उसका शेप जो है मिट्टी का वो क्यूबिकल हो जाता था। और उसके बाद उसकी जो ऊपर की सरफेस होते हैं ना, उसकी जो ऊपर की सरफेस होती है उसको ये लोग स्मूथ कर देते थे किसी चीज से। और उसके बाद उसके ऊपर जो साइन होते हैं, जैसे कि गेहूं का साइन है तो गेहूं का साइन बना देते थे, या फिर किसी मछली का साइन है तो वो लोग मछली का साइन बना देते थे, या फिर किसी चीज का स्टैंप है उसको उसके ऊपर प्रिंट करना है तो उस स्टैंप को उसके ऊपर प्रेस कर देते थे, जिससे उसका जो चिन्ह है वो पूरा उस मिट्टी के ऊपर बन जाता था। तो ये सब काम जो होता था ना उसके ऊपर लिखने का, ये सब काम उसके सूखने से पहले ही किया जाता था मिट्टी के, क्योंकि एक बार अगर मिट्टी सूख गई तो वो हार्ड हो जाएगी, उसके ऊपर बाद उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए, और उसके बाद जब लिख देते थे चिकने उस मिट्टी के ऊपर, तो ये लोग उस मिट्टी को पूरे ढांचे को धूप में सूखने के लिए डाल देते थे, सनशाइन में सूखने के लिए डाल देते थे। और जब ये सूख जाता था तब ये हार्ड हो जाता था और उसके ऊपर जो भी लिखा गया है वो हरदम के लिए लिख जाता था, मतलब प्रिंट हो जाता था एक तरीके से आप मान लीजिए। तो ये लोग का जब काम खत्म हो जाता था उस टैबलेट से, तब ये इसको उस टैबलेट को फेंक देते थे। और यही कारण है कि मेसोपोटामिया से में लाखों और करोड़ों की संख्या में हमें ये टैबलेट पाए गए हैं, जिससे हमें मेसोपोटामिया के बारे में एक बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूरा पता चलता है कि वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनका घर कैसा था। इन सब के बारे में हमारे पास इतनी नॉलेज इसी के कारण है, इन टैबलेट्स के कारण है। तो अब पढ़ते हैं कि लैंग्वेज कौन कौन सी यूज की जाती थी। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज थी ना जो मेसोपोटामिया में यूज की जाती थी, वो हमने पहले भी पढ़ा है कि सुमेर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी थी मेसोपोटामिया की शुरुआत में। तो सुमेरियन जो लैंग्वेज है वो सबसे पहली लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज? सुमेरियन लैंग्वेज जो थी वो मेसोपोटामिया की सबसे पहली लैंग्वेज थी जो यूज की जाती थी। और सुमेरियन लैंग्वेज में सबसे पहले टैबलेट्स के ऊपर लिखा जाता था। और उसके बाद ये किस टाइम पे थी? ये 2600 बीसी से पहले सुमेरियन लैंग्वेज का यूज किया जाता था मेसोपोटामिया में चीजों को लिखने के लिए। और उसके बाद 2600 बीसी के बाद किस लैंग्वेज का यूज करने लगे ये लोग? अकादियन लैंग्वेज। अकादियन लैंग्वेज यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में यूज की जाने लग गई। कहां पे? मेसोपोटामिया में 2600 बीसी के बाद। और उसके बाद बहुत दिनों तक अकादियन लैंग्वेज का यूज हुआ और सुमेरियन लैंग्वेज का भी 2600 बीसी से पहले यूज बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ था। तो हमें इससे पता चलता है कि लैंग्वेजेस चेंज होती रही मेसोपोटामिया में, एक ही लैंग्वेज नहीं रही, लैंग्वेज चेंज होती रही मेसोपोटामिया में। ओके, तो इसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है द सिस्टम ऑफ राइटिंग। तो जो सिस्टम था राइटिंग का वो था यहाँ पे क्यूनिफॉर्म तरीके से राइटिंग का यूज किया जाता था। क्यूनिफॉर्म राइटिंग का यूज किया जाता था। क्यूनिफॉर्म, अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ कीजिएगा। तो क्यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है इसका? क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ये लोग साइन का प्रयोग करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, गेहूं अगर किसी ने किसी को दिया है तो वो गेहूं का साइन बना देता था टैबलेट के ऊपर। अगर किसी ने किसी को मछली दी है तो वो मछली का साइन बना देता था। मतलब जिस भी चीज का
का आदान प्रदान होता था उसके साइन का प्रयोग किया जाता था यहाँ पे। तो साइन जो थे ना वो बहुत ज्यादा मात्रा में थे, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फाबेट का यूज नहीं होता था, कॉन्सोनेंट का यूज नहीं होता था, मतलब किसी भी वॉवल या कॉन्सोनेंट का यूज नहीं होता है जैसे जो हम आज करते हैं ABCDEFGH जितने भी हैं, केवल 26 है वो। लेकिन इनके जो साइन थे ना वो हंड्रेड्स में थे, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में थे साइन। तो आप खुद ही सोचिए 26 अल्फाबेट आज है हमारे पास, और उसको याद करने में बच्चों को इतना टाइम लगता है मतलब पहले, और यहाँ पे तो हंड्रेड्स में चले जाते थे ये जो साइन थे। तो कितना मुश्किल होता होगा राइटिंग को सीखना, लिखना सीखना उस समय में। तो लिटरेसी, ये जो सिस्टम ऑफ राइटिंग है उससे ही हमें पता चलता है कि लिटरेसी कैसी होगी मेसोपोटामिया में उस समय की, क्योंकि यूनिफॉर्म तरीका था वहां पे लिखने का, साइन का प्रयोग किया जाता था लिखने के लिए, अल्फाबेट्स या वॉबल्स या फिर को वॉबल या कॉन्सोनेंट नहीं होते थे उस टाइम में आज जैसे जो हम आज प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे साइन का प्रयोग होता था, और साइन जो थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में थे, उनको याद रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए। इसीलिए उस टाइम में बहुत ज्यादा कम लोग जानते थे लिखना पढ़ना, इसलिए वहां पे लिटरेसी रेट जो था वो बहुत कम था। अगर किसी को आता है लिखना, अगर किसी को मान लीजिए कोई है जिसको लिखना आता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी उस टाइम में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा थी उस समय में इंपॉर्टेंस उसकी, क्योंकि यहां पे लिखने का तरीका ही इतना मुश्किल था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी राजा को लिखना पढ़ना आता है तो उसकी जो इंपॉर्टेंस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, लोग उसको अलग नजर से देखते थे। या फिर अगर किसी आम इंसान को भी आता है तो उसकी इंपॉर्टेंस जो थी सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी उस समय में। उसके बाद यूजेस ऑफ राइटिंग, ये चौथा पॉइंट है हमारा, यूजेस ऑफ राइटिंग के बारे में आप पढ़ते हैं कि क्या क्या यूज थे राइटिंग के। तो आपकी बुक में एक कहानी दी हुई है राजा एनमेनकर की, जो मेसोपोटामिया के शुरुआती राजाओं में से एक था एनमेनकर। ठीक है, तो उसमें आपकी बुक में यह दिया हुआ है कि उसने किसी दूत को भेजा कि आप उस देश में जाओ और वहां के राजा से बोलो कि वो हमें लेपिस लजूली या फिर बिटुमिनस जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं वो हमें दे, जिससे हम अपने मेसोपोटामिया के टेंपल्स को सजा पाएं। ठीक है, तो उसने एक दूत को भेजा कि भाई जाओ और पता करके आओ राजा के पास है या नहीं है, और है तो लेके आओ। लेकिन वो जो दूत गया ना वो अच्छे से इंफॉर्मेशन को उसकी जो भी उस राजा ने बोला था, एनमेनकर ने उस दूत को बोला था, वो अच्छे से कन्वे नहीं कर पाया। ठीक है, सामने वाले राजा के सामने। और ऐसा ही बहुत बार होता रहा कि वो वापस आ जाता था, क्योंकि सामने वाले राजा को एनमेनकर की बात समझ में नहीं आती थी। तो एनमेनकर ने क्या किया, एनमेनकर ने एक टैबलेट के ऊपर, मिट्टी के टैबलेट के ऊपर लिख के उस राजा को बात समझाई, उस राजा को बात बताई कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए इतने अमाउंट में। तो उस राजा को समझ में आ गया उस समय में। ये कहानी मानी जाती है, लेकिन ये सच्ची है या झूठी है वो पता नहीं है। ओके, तो इसको बिल्कुल सच मत मान लेना है कि ऐसा ही होता था, तो बस एक कहानी है, तो एक याद रखिए बस आप। ठीक है, तो यूजेस, इससे हमें यूज पता चलता है कि वो इंफॉर्मेशन को कन्वे, मैसेज को कन्वे करने का एक जरिया था राइटिंग एक मैसेज को कन्वे करने का जरिया था। ठीक है, और इसके यूज क्या हो सकते हैं, जैसे कि राजा को कोई मैसेज कन्वे करना है, ठीक है, पूरी जनता को, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को एक मैसेज कन्वे करना है, तो वो क्या करता था, वहां पे किसी मिट्टी के क्ले के ऊपर लिख देता था और उसको बोल देता था कि ये पूरे जनता में मेरी बात फैला दो कि ये हमने लॉ पास किया है, इसके अनुसार सबको काम करना है। तो वो क्या करता था, मिट्टी के ऊपर लिख देता था और उसको बोल देता था अपने दूत से कि ये सबको समझा के आ जाओ। तो मैसेज को, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को भी मैसेज कन्वे करने का एक जरिया था ये राइटिंग। और उसके बाद क्या यूज था इसका, इसको किसी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए राइटिंग का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता था। कैसे यूज किया जाता था, मान लीजिए ट्रेड हो रहा है, ठीक है, मेसोपोटामिया ने 1000 किलो गेहूं बाहरी देश में ईरान को भेज दिया। मान लीजिए ईरान देश में उसने 1000 किलो गेहूं भेज दिया मेसोपोटामिया ने, तो उसका रिकॉर्ड रख लेते थे कि हमने इस देश को इतना भेजा है। ट्रेड में इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता था राइटिंग का। किस चीज में, ट्रेड में, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, टेबलेट्स के ऊपर लिख के उसको स्टोर करने के लिए। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं कि किसी किसान को
किसी एक अमीर इंसान ने उस समय में दिया होगा 10,000 रुपए कि ये लो 10,000 रुपए हमने आपको दिए और ये रखो। तो वो क्या करता था, वो जो अमीर इंसान है वो एक टैबलेट के ऊपर पूरा लिख लेता था कि 10,000 रुपए मैंने तुम्हें दिए हैं, मैं अब इससे मुझे याद रहेगा, टैबलेट के ऊपर लिख देता था। तो इससे उसको हमेशा याद रहता था। इस तरीके से राइटिंग का यूज होता था उस समय में। तो हमने अब सारे टॉपिक कवर कर लिए इस वीडियो में, बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और बाकी का अगला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आपका सपोर्ट भी चाहिए हमें, तभी हम भी आगे बढ़ेंगे और आपको भी अच्छी अच्छी वीडियोस प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।